कौन लेके आता है, कौन से गांव के लोग लाते हैं? बिलोरी ग्राम। और फिर क्या होता है? हम्म, हम्म, कौन बताएगा? बस्तर दशहरा मुख्यतः मारिया और मारिया बस्तर दशहरा में मुख्य मतलब बस्तर दशहरा बस्तर में मनाया जाता है। बस्तर जगदलपुर में, जिसमें मारिया रजवा और मारिया राज परिवार के लोग शामिल होते हैं। बस्तर दशहरा श्रावण अमावस्या से स्टार्ट होता है। पहला रस्म होता है पाट यात्रा। पाट यात्रा में बिलोरी ग्राम के लोग फुलरू पोटला और सरिया सरगी की लकड़ी को लाते हैं। सरगी लकड़ी, हाँ। दंतेश्वरी मंदिर और उसका पूजा करते हैं। और जिंदा मछली और बकरे की प्रसाद बलि, हाँ, बलि दी जाती है। प्रसाद सभी लोग में बांटते हैं। उसके बाद दूसरा होता है पाट यात्रा के बाद डोरी कटाई रस्म। डोरी कटाई रस्म ये भादो माह के द्वितीया द्वादशी त्रयोदशी, हाँ। इसमें जो फुलरू पोटला होता है वो सरगी की लकड़ी होता है। इसको सीधा सागर वन में जगदलपुर चौक में लाया जाता है। फिर इसमें चंदन कुमकुम ये सब का लेप वगैरह लगाते हैं और सफ़ेद कपड़ा। ठुर्लू खोटला अलग है, वो लकड़ी हम रखे हैं बनाने के लिए, ठीक है। और जो डोरी गड़ा रहे हैं वो दूसरी लकड़ी है, हाँ, वो दूसरी, वो ठुर्लू खोटला को नहीं गड़ाएंगे अपन, ठीक है। उसको किस लिए रखे हैं हम? रथ बनाने के लिए रखे हैं। रथ बनाने वाली पहली लकड़ी है ठुर्लू खोटला, ठीक है। और जो डोरी गड़ा रहे हैं वो दूसरी लकड़ी है, वो साजा की लकड़ी है, सॉरी साल की लकड़ी है, ठीक है। साल की लकड़ी जो कि तने के साथ होती है, जैसे अपन मंडप बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें तना भी निकला रहता है, देखना स्टेम्स भी उससे बाहर आ रहे होते हैं। जो उसका मेन स्टेम है उससे बाकी भी स्टेम जो है वो लगे हुए रहते हैं, वैसे ही जो डोरी गड़ई है उसके जो स्टेम है वो अलग होते हैं। वो साल वृक्ष की लकड़ी है और ये ठुरलू खोटला है, सरगी की लकड़ी है। बात समझ आया? दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, हाँ। आगे। हम्म, 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 करंजी, सोनाबाल, हाँ। हम्म, 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 अमावस्या, क्वार या अश्विन जो भी बोलो, क्वार भी वही है, अश्विन भी वही है, ठीक है। क्वार अमावस्या बोलो, छत्तीसगढ़ में उसको क्वार बोलते हैं, हिंदी में उसको अश्विन माह बोलते हैं, ठीक है। हम्म, 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 नगाड़ा, हम्म, रेला रेला, रेला रेला गीत। हम्म, 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 रेला पूजा। हम्म, हम्म, रेला देवी की पूजा की जाती है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, और तेली मारेगा जनजाति की एक कन्या को देवी स्वरूप बिठाया जाता है। हम्म,
जोगी बिठाई। जोगी विजय कार्यक्रम में मुख्यतः क्या होता है कि जो हलवा या धनका जाति का युवक होता है, हम्म जो आमावल रहते हैं, हम्म हम्म बरेली गाँव का, हम्म, पराली पराली। पराली गाँव का रहता है, उसे नौ के गड्ढे में बैठाया, मतलब नौ के गड्ढे में बैठाया जाता है। उससे पहले दंतेश्वरी मंदिर के जो पुजारी रहते हैं, हम्म उसका दंतेश्वरी माता के साथ पूजा करते हैं, और हम्म लाल कपड़े से करवाया पड़ता है, हम्म हम्म पकड़ाते हैं, हम्म और नौ के गड्ढे में बैठा देते हैं। और वह केवल 9 दिन तक मतलब बैठता है, तो केवल वह दूध और फल वगैरह का बस वो करता है। हम्म और इस दिन माड़िया जनजाति के लोग टीवी बाजा बजाते हैं। हम्म। फिर उसके बाद रथ परिक्रमा हो जाती मुंडा जनजाति की माड़िया ने। है, जिसमें टीवी बाजा बजाता है। हम्म उसके बाद रथ परिक्रमा का कार्यक्रम होता है, हम्म और सील माँ के शुक्ल पक्ष के द्वितीय शुक्ल सप्तमी तक चलता है। हम्म इस दिन 4 पहिए वाले रथ को हम्म निर्माली माता को विराजमान कर हम्म। खींचते हैं, और 4 पहिए वाले रथ को कठोर पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए थे, है ना? वेरी गुड गुड। याद ऐसे ही होना चाहिए सबको, ठीक है? जो बता रहा, देखो ऐसे याद रहेगा तो फ़ायदा आपका है। अभी आप जो टूटा फूटा याद करोगे वो आपके केवल प्री तक साथ जाएगा, फिर आपको मेहनत करके उसी लेवल पे आना पड़ेगा। अच्छा है कि अभी से आपको पूरी कहानी याद हो, ठीक है? तो वो आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको मेंस लिखने की बारी आएगी ना, तो बस इतना सीखना है कि कौन सा फैक्ट पहले लिखूं, कौन सा फैक्ट बाद में लिखूं। यदि ये समझ आने लग गया तो मेहनत ही खत्म हो गई छत्तीसगढ़ की। बात समझ आ रहा है? और सबसे बड़ा पोर्शन है छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के लिए। 3 पेपर कवर करेगा आपका, इतिहास वाला अलग, ज्योग्राफी वाला अलग, कल्चर वाला अलग, 3 पेपर कवर होते हैं। बात समझ आ रही है? तो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, और यदि अभी से तैयार हो गया तो समस्या ही खत्म। 50% आप तैयार बैठे हो, 50% के लिए आपको मेहनत करनी है बस। व्यापम है तो कोई परेशानी नहीं है, आप जैसे भी पढ़ो आपको छूट है, ठीक है? लेकिन टारगेट यदि सीजीपीएससी है तो फिर थोड़ा तो ज़्यादा याद होना चाहिए, और जो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा वो यदि व्यापम में बैठा तो वो थोड़ा और ज़्यादा बना पाएगा, ये कन्फर्म बात है। क्योंकि आजकल जो पैटर्न हो गया है एग्ज़ाम का, वो अंदर जाने का हो गया। अब ऊपर से चीज़ें नहीं आ रही है ना? पता नहीं कौन सी रस्म उठा के पूछ ले, कौन सी जनजाति के बारे में पूछ ले, कौन से गांव के बारे में पूछ ले। तो इसलिए जितना अच्छे से पढ़ोगे, ये सोच के मत पढ़ो कि मैं व्यापम देने वाला हूँ कि सीजीपीएससी देने वाला हूँ। सीजीपीएससी वाले बंदे भी व्यापम दे रहे हैं और वही पोस्ट ले ले रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं और आप व्यापम है करके कम पढ़ के जा रहे हो। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मेरे को व्यापम का एग्ज़ाम देना है, आप सीजीपीएससी की तैयारी करने आए हैं, और जिस दिन लगे कि व्यापम का एग्ज़ाम देना है, तो एक बार सीजीपीएससी पूरी तैयार कर लो मेंस लेवल पे, और उसके बाद केवल ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लो जो कि व्यापम में अलग से हैं। जैसे कहीं में आपको कंप्यूटर अलग से मिलेगा, है ना? कहीं में आपको इंग्लिश अलग से मिलेगा। तो ऐसे 1-2 सब्जेक्ट की तैयारी आप अलग से कर लीजिए किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके, जिस एग्ज़ाम में जैसा सिलेबस है। बाकी प्री में आपको मैथ्स रीजनिंग सेम पढ़ना है, दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है? वो आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कि आप कितना मैथ्स और रीजनिंग सही कर रहे हो। बाकी लेवल दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, नंबर तो उतने ही होते हैं, 70 के आसपास मैथ्स रीजनिंग मिला के यहाँ पर भी होता है, व्यापम में भी होता है, व्यापम में कम ही रहता है, ठीक है? तो मैथ्स रीजनिंग उतना ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है दोनों के क्वेश्चन पूछने का, पर आपको पढ़ाई वैसे ही करना पड़ता है दोनों के लिए, उसके पैटर्न में कोई मतलब नहीं है अपने को। बात समझ आया? तो मैथ्स रीजनिंग तो तैयार हो ही गया, हिंदी पढ़ोगे ही, हिंदी तो पढ़ ही रहे हो तो हिंदी भी तैयार हो गया। बस इंग्लिश है जो कि लैंग्वेज आपसे पूछता है व्यापक, और आप अलग से नहीं पढ़ते उसको जब तक मेंस नहीं पढ़ते। मेंस में इंग्लिश भी है, यदि आपने मेंस पढ़ा है तो आप इंग्लिश भी पढ़ ली हो। बात समझ आया? और बचा हुआ जीएस, तो जीएस आप व्यापम की जब भी तैयारी करते हो तो आपका दिमाग बोलता है कि नीचे लेवल का आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है? लेवल वही है, वहीं से ही पूछेगा, बल्कि हो सकता है कि और टफ पूछ ले। तो यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप हिस्ट्री मेंस लेवल पे पढ़ रही हो, तो फिर व्यापम कहाँ बचता है? बस आपको 1-2 सब्जेक्ट अलग से करना पड़ेगा। वो तब करना, किसी भी एग्ज़ाम के पहले 1.5 से 2 महीने का समय देगा। मान लो जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ, 4 से 6 महीने का समय था, ज़्यादा दे दिया था। जनरली 1.5 महीने 2 महीने मिलता है, तो 1.5 से 2 महीने में 1-2 सब्जेक्ट कवर करना बहुत आसान है, पूरे सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आप
पूरे सब्जेक्ट पहले से तैयार रखिए। आपको टारगेट ये नहीं करना है कि मैं व्यापम देने वाला हूँ, पीएससी ही टारगेट हो। सारे सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। जब आपको लगे कि नहीं पीएससी में अभी समय है या फिर पीएससी के लिए मैं पूरा तैयार नहीं हूँ, तो एक बार ट्राई करने के लिए व्यापम दे लेता हूँ, तो उसमें आप जो अभी तक मेंस तक की पढ़ाई करे उसको अप्लाई कर दो किसमें, व्यापम में, और व्यापम के 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा तैयार कर लो, व्यापम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जिनको व्यापम में जाना है, कई लोग की इच्छा होती है कि जाना ही नहीं, जैसे मैं पढ़ता था तो मेरी इच्छा ही नहीं की कभी कि व्यापम का एग्ज़ाम भी दूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही टारगेट था कि या तो सीजीपीएससी मिल जाए या तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, प्री की तैयारी कीजिए। जो व्यापम टारगेट करते हैं, एक बैकअप रखना चाहते हैं, तो वो भी पूरा डेडिकेटेड वे में व्यापम की तैयारी ना करें, पीएससी की तैयारी करें, और जब उनको ऐसा लगे कि ये एग्ज़ाम मेरे लायक आया है अभी, तब उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लो, काम बन जाएगा। पर कम पढ़ने की सोचना भी नहीं, दिमाग में भी नहीं लाना है कि मैं कम पढ़ के जाऊँगा, और हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाऊँगा, पूरी मेहनत करके जाऊँगा, और उसके बाद पूरा एग्ज़ाम क्लियर करके आऊँगा। गुंजाइश ही नहीं छोड़ना है कि मैं फेल भी हो सकता हूँ। ठीक है, देखें आगे, रेला पूजा कर लिए और क्या कर लिए, रथ परिक्रमा करवा लिए। ठीक है, 7 दिन क्या हो गया, रथ अब घूम रहा है पूरे जगदलपुर में। समझ आया, रथ कहाँ पर है, जगदलपुर में परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसी दिन सप्तमी को एक पूजा करेंगे अब हम, जिसे कहा जाता है बेल पूजा। कौन सी पूजा, बेल पूजा। ठीक है, क्या करने वाले हैं, बेल पूजा। ठीक है, बेल पूजा, और इसी बेल पूजा में हम देंगे दंतेश्वरी माता को न्योता। तो इसको न्योता पूजा भी बोलते हैं, दंतेश्वरी माता को हम न्योता बोलते हैं, न्योता पूजा या फिर बेल पूजा। कब होगा, तो ये कब होगा, सप्तमी को करने वाले हैं हम। ठीक है, रथ घूम लिया है, 7वां दिन है, आज आखिरी दिन है। रथ को कहाँ पहुँचना है आज, मंदिर वापस। ठीक है, जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर वापस आना है, सिरेसार के पास। मतलब ये तीनों चारों जगह एक ही है, सिरेसार, थोड़े से दूर में काछीन गादी, थोड़े से दूर में राजमहल। कभी आप जगदलपुर जाओगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, तो सप्तमी के दिन अब क्या होने वाला है, रथ वापस आने वाला है। ठीक है, रथ घूम रहा है। इस दिन जो राज परिवार के लोग हैं, जितने भी राजा के परिवार के लोग हैं, वो अपनी कुल देवी की पूजा करने जाते हैं। उनकी कुल देवी कौन है, दंतेश्वरी माता, और वो कहाँ पर रहती हैं, बेल के पेड़ में रहती है। ठीक है, तो बेल पूजा कौन से दिन होती है, सप्तमी के दिन हो रही है, क्वार की सप्तमी या अश्विन मास की सप्तमी के दिन। कौन कर रहा है ये पूजा, तो राज परिवार जा रहा है कहाँ पर, पुजारी के साथ। कहाँ जा रहा है, तो ये कार्यक्रम होता है सरगीपाल में। ये जो पेड़ कहाँ पर है, सरगीपाल गांव में है। गांव कौन सा है, सरगीपाल। अपर्णा, इंग्लिश लिखने में तो परेशानी नहीं आ रही है, हो जा रहा है सेंटेंस, क्योंकि टुकड़े में सेंटेंस है ना। ज़्यादा अच्छा है कि अपन हिंदी में समझें तो वो समझ अच्छे से आएगा। हाँ, यदि कहीं ट्रांसलेशन में दिक्कत आए तो बताना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूँ और आपको उसी में समस्या आ रही। जैसे वो छोटे बच्चे हैं ना, उनको यदि रायपुर को मैं ऐसे लिख दूँ तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे सर हिंदी में लिख दिए। तो यदि ऐसी दिक्कत होगी तो बताना, है ना। लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई में कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सरगीपाल गांव जाना है हमको। विलेज कौन सा है, सरगीपाल। यहाँ पर कौन सा पेड़ है, बेल का पेड़ है, जिसमें क्या मानते हैं हम कि दंतेश्वरी माता निवास करती है। ठीक है, क्योंकि दंतेश, अब जो रथ निकलने वाला सप्तमी को, अभी छोटा रथ हम चला के लेके आए हैं। जैसे ही ये रथ हमारे पास वापस आएगा, हमको दंतेश्वरी माता वाला रथ लेकर वापस निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सप्तमी को बेल पूजा कर रहे हैं, जो कि दंतेश्वरी माता को न्योता देने का त्यौहार है कि आप क्या करो, हमारे साथ हमारे घर आओ और हमारी रथ यात्रा में शामिल हो। इसलिए ये पूजा की जाती है, बेल पूजा। ठीक है, समझ आया। इसी को दंतेश्वरी न्योता भी कहते हैं, न्योता त्यौहार भी कहते हैं, बेल पूजा भी कहते हैं।
दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्री के लेवल पे, क्या क्या कि पहले तो करता कौन है, तो राज परिवार के लोग करते हैं। कौन से दिन करते हैं? सप्तमी के दिन करते हैं। कौन से गांव में करते हैं? सरगीपाल गांव में करते हैं। ठीक है, होता क्या है, तो दंतेश्वरी माता को न्योता दिया जाता है, बेल वृक्ष की पूजा की जाती है, पुजारी ये पूजा करवाता है राज परिवार के सदस्यों को। ठीक है, सुबह पूजा कर लिए। अब शाम को जो 4 पहिए वाला रथ है वो कहाँ पहुँच गया? राजमहल, मतलब सिरेसार जो चौक है वहाँ पहुँच गया। अब उनका स्वागत करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? अगली रस्म मौली माता का, मौली माता को विराजमान करके घुमा रहे हैं ना, तो उसी का स्वागत, तो मौली माता का स्वागत। ठीक है, अब मौली माता कितने दिन से घूम रही हैं? 7 दिन से। तो इनको क्या कराया जाएगा? आराम कराया जाएगा 8वें दिन पर 7वें दिन पर लाकर, ताकि अष्टमी पूजा कर सकें। अगले दिन अष्टमी पूजा होनी है, तो इनको जिस जगह पे रखा जाता है उससे पूछा जाता है कि वो कौन सी जगह है। तो याद रखेंगे, इसे कहा जाता है जिया डेरा। कौन सी जगह है? जिया डेरा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौली माता का स्वागत किस स्थान पर किया जाता है? जिया डेरा। ये क्या, कौन सा स्थान है? तो अभी जो रथ घूमकर आया हुआ है, तो माता थक गई होंगी ऐसा मानकर उनको विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए एक प्लेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिया डेरा। ठीक है, यहाँ पर माता सप्तमी के दिन आराम करेंगी। ठीक है, सप्तमी के दिन। अब मौली माता आ गई, कहाँ है ये? जिया डेरा में आराम कर रही हैं। ठीक है, इसी दिन रात में, जब रात होगी तो इसी दिन निशा यात्रा होगी, निशा पर्व मनाया जाएगा, निशा यात्रा। अगला रस्म कौन सा है? निशा यात्रा। ठीक है, निशा यात्रा में क्या होगा? तो निशा यात्रा में अब दंतेश्वरी माता की पूजा करना चाहिए। अगले दिन दंतेश्वरी माता को लेकर निकलना है हमको, है ना, तो इनकी आज पूजा करने वाले हैं। तो इसके लिए मेन ये कब हो रहा है? सप्तमी की रात को हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? निशा यात्रा। रात को हो रहा है इसलिए रात को निशा कहा जाता है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? निशा यात्रा बोल रहे हैं। ठीक है, किसकी पूजा हो रही है? दंतेश्वरी माता की पूजा हो रही है। बात समझ आई? कहाँ हो रही? तो राजमहल में हो रही है ये पूजा। ठीक है, राजमहल में जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है वहां पर हो रही है ये पूजा। ठीक है, पूजा में मुख्य बात क्या है, विशेष बात क्या है? तो यहाँ पर जो राउत जाति के लोग हैं, ठीक है, राउत समाज के लोग हैं, वो लोग 12 कांवड़ लेके आते हैं। कांवड़ समझते हो? कांवड़ देखे हो? हाँ हाँ, वो छोटे लोटे से बंधी होती है। कांवड़ का एक्चुअल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने कंधे पर लटका कर लेकर जाते हैं। अब उसमें पानी हो सकता है, उसमें कोई सामान हो सकता है, जैसे श्रवण कुमार के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने अपने माता पिता को दोनों साइड बैठा लिया था, है ना। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड एक सामान लगा होता है जिसमें आप किसी सामान को रख सकते हो, मतलब एक कुछ भी लगा होगा रस्सी के से बन, जैसे तराजू होता है ना, यदि मैं तराजू को उठा के कंधे पर रख लूँ तो वो क्या बन जाएगा? कांवड़ बन जाएगा। अब दोनों पल्ले पे हम किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी कोई भी सामान रख सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो राउत जनजाति के लोग हैं, ऐसे 12 कांवड़ तैयार करते हैं अलग अलग, जिसमें जितने भी प्रसाद हैं वो रखा जाएगा, जितनी भी श्रृंगार की सामग्री है वो रखा जाएगा। ठीक है, जो कि देवी को भेंट स्वरूप हमको देना है। ठीक है, तो 12 कांवड़ लेकर आते हैं राउत जनजाति के लोग, जिसमें प्रसाद और प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार सामग्री को रखा जाता है। समझ आया? हाँ, और इसी प्रसाद और प्रसाधन सामग्री से जो राज परिवार है, जो राजा है, वो किसकी पूजा करेगा? रात भर दंतेश्वरी माता की पूजा करेगा। जब ये पूजा खत्म होगी तो 13 बकरों की बलि दी जाएगी। ठीक है, कितने बकरों की बलि दी जाती है? 13 बकरों की बलि दी जाती है निशा यात्रा पर्व के दौरान। ठीक है, यहां तक समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? अगले दिन सुबह
अष्टमी पूजा की जाती, जो कि सामान्य रूप से सभी मंदिरों में होती है, वैसे ही वहाँ पर भी अष्टमी पूजा हवन का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, उसको स्पेशली मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन रिचुअल है, सभी जगह होता है, पर यदि आप बताना चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। अष्टमी पूजा, नेक्स्ट रिचुअल क्या है, इसके बाद निशा यात्रा के बाद अष्टमी पूजा होगी दूसरे दिन। अष्टमी पूजा में क्या होता है, तो भोग लगता है, अठवाही है ना, 8 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, माता की पूजा की जाती है, हवन का कार्यक्रम होता है, कन्या भोज का कार्यक्रम होता है। तो ये लिख सकते हो आप, कन्या भोज। ठीक है, अगली रस्म क्या है, कन्या भोज। कन्या भोज, कन्या भोज में क्या होता है, जो आप करते हो, 9 कन्या बुलाते हैं और उनको क्या कराया जाता है, भोजन कराया जाता है। 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है इस दिन। इसी क्या कहा जा रहा है, कन्या भोज या कुंवारी पूजा। इसी को किस नाम से जाना जाता है, कुंवारी पूजा। इंग्लिश में इसका नाम नहीं बदलना है। ठीक है अपर्णा, इंग्लिश लिखने जाओगे तो इसका नाम नहीं बदलना है। ठीक है, जैसे मावली माता का स्वागत, तो हाँ यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन निशा यात्रा को निशा यात्रा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा का भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो ट्रांसलेट कर देता है, निशा को भी ट्रांसलेट कर देता है। ये स्पेशली ध्यान रखना ट्रांसलेशन के टाइम। ठीक है, साथ में जैसे कन्या भोज लिखा है तो इसको कन्या भोज ही लिखना है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। वो ट्रांसलेट करते समय यदि आप कभी गूगल से पूछ लोगे तो दोनों ही वर्ड ट्रांसलेट कर देगा, भोज को भी ट्रांसलेट कर देगा और कन्या को भी ट्रांसलेट कर देगा, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बस आप जो इसको डिफाइन करोगे वो आप इंग्लिश में कर सकते हो, बाकी नाम नहीं बदलना चाहिए। कुंवारी पूजा है तो कुंवारी पूजा ही लिखना है। समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कुंवारी पूजा में 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगली रस्म होगी, अब सारा कुछ हो गया, आपका हवन संपन्न हो गया, अष्टमी पूजा आप कर चुके, आपका रथ घूमकर कहाँ आ गया, वापस सिंहासर या राजभवन पर आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, तो अब जो जोगी बैठा है उसको उठाना पड़ेगा, बेचारा 9 दिन से बैठा हुआ है ना। 8 दिन पूरे हो गए, 9वां दिन लगने वाला है, तो 9वें दिन में जो रस्म होगी वो कौन सी होगी, जोगी उठाई। पहले क्या किए थे, जोगी बिठाई, अब उसको उठाना है। ठीक है, 9वीं के दिन शाम को ये रस्म की जाएगी। अगली रस्म कौन सी है, जोगी उठाई। जोगी उठाई की रस्म। ठीक है, जिस सम्मान से उसको बैठाया गया था उसी सम्मान से उसको उठाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस दिन जो राजा है वो स्वयं आता है और जोगी को बहुत सारा भेंट प्रदान करता है, और उसका सम्मान स्वरूप बाजा नगाड़े बजाए जाते हैं और उसे वहां से उठाया जाता है और उसको प्रसाद दिया जाता है दंतेश्वरी माता का। ठीक है, समझ आया जोगी उठाओ क्या होगा। बहुत सिंपल सी रस्म है, जो जोगी हम बैठाए थे अब उसी को सम्मान पूर्वक उठाना है। तो पहले उसको सम्मान के लिए क्या करेंगे, अपन बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, जो भी राजा दे सकता है। ठीक है, राजा उसको गिफ्ट देगा, गिफ्ट देने के बाद जो प्रसाद चढ़ाया गया रहता है दंतेश्वरी माता में, अष्टमी पूजा हो चुकी है, अगले दिन उपास तोड़ना है, तो इसको भी प्रसाद स्वरूप भोजन कराया जाएगा और इसको ससम्मान विदा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये विदा हो गया, माता कहाँ बैठी हैं, जिया डेरा में। जिया डेरा में बैठी हैं, घूम के आ गई हैं। अब इनको भी क्या करना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। तो पहले घर में परघाएंगे, बुलाएंगे, तब तो वापस भेजेंगे, है ना। अभी ये घूम ली हैं, अब घूम के कहाँ आ गई हैं, राजमहल में। तो राजमहल के पहले अंदर लेके आएंगे ना उनको, तो वही क्या कहलाता है, मावली परघाव। मावली परघाव। ठीक है, ये जिया डेरा से कुटरू गांव तक का सफर है। कहाँ लेकर आए हैं इनको, कुटरू गांव में परघाते हैं। कुटरू गांव, कुटरू गांव। कहां से कहां तक, जिया डेरा से कुटरू गांव। ठीक है, और वहां तक लाया कैसे जाता है,
तो माउली पर गांव में क्या होगा, माँ जिया डेरा में बैठी हैं, जिया डेरा में डोली सजाकर ले जाया जाएगा मौली माता के लिए। कांवड़ जैसा डोली देखियो ना, जो पुरानी पिक्चर्स में दिखाता था कि 2 साइड से उसको लोग कंधे पे है ना बेयर करके यहाँ से वहाँ जाते, वैसा वैसा डोली बनाया जाएगा। उसमें उसको जिया डेरा लेके जाया जाएगा, जिया डेरा से माता इसमें सवार होंगी इस डोली में, और ये राजा के द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, राजा खुद इस डोली को उठाकर चलेगा माड़िया जनजाति के लोगों के साथ। ठीक है, और कहाँ लेके आएगा, कुटरू गांव लेके आएगा। सॉरी, गांव नहीं, ये बाड़ा है, मेरे ध्यान से उतर गया था। ठीक है, गांव नहीं, इसका नाम क्या है, कुटरू बाड़ा। और ये कुटरू बाड़ा कहाँ पर है, बताया ना, राजमहल नहीं बताया क्या, बोला ना भाई राजमहल लेके आना है जिया डेरा से। तो ये कुटरू बाड़ा कहाँ पर है, राजमहल में, गांव बोल दिया था मैं। ठीक है, कुटरू बाड़ा यहां पर लेके आएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक, समझ आया क्या कर रहे हैं। शुरू किए थे बेल पूजा से, 2 रिचुअल एक साथ चल रहा है। एक दंतेश्वरी माता को अब सवार करवाना है और मौली माता को वापस राजमहल लेके आना है। 2 अलग अलग रिचुअल हैं। 8 पहिए का रथ निकलने वाला है, 4 पहिए का रथ पहुंचने वाला है, घूम चुका है ना। इसलिए हम दंतेश्वरी माता की अभी वो पहुंचा नहीं है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, दंतेश्वरी माता की पूजा करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमको, बेल पूजा करना पड़ेगा। ठीक है, बेल पूजा या फिर इसी को दंतेश्वरी न्योता बोलते हैं, ये बताया मैं, है ना। जो कि कहाँ पर किया जाता है, सरगी पाल गांव में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, बेल की पूजा करेंगे और दंतेश्वरी माता को न्योता देंगे कि आपका स्वागत है, आप आइए हमारे राजमहल में, आपकी पूजा करनी है। ठीक है, ये काम हुआ। जैसे ये काम हुआ, इसका मतलब शाम को कौन पहुंचने वाला होगा, मौली माता पहुंचने वाली होगी। क्योंकि ये दूर से आ रही हैं तो इनको पहले विश्राम करवाना पड़ेगा। तो विश्राम के लिए इनको कहाँ रुकाया जाता है, जिया डेरा में इनको स्थान दिया जाएगा। ठीक है, इसी दिन शाम को अष्टमी की पूजा चालू होगी, जिसको हम निशा यात्रा कहते हैं। ठीक है, निशा यात्रा में रात भर हम पूजा करेंगे, जिसमें 13 बकरों की बलि देंगे। राउत जनजाति के जो लोग, राउत जाति के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, 12 कावड़ इसमें प्रसाद चढ़ाएंगे, जिसमें प्रसाद भी होगा और श्रृंगार की जो सामग्री है वो भी होगी। जो राजा है वो इस रस्म को पूरा करेगा, निशा यात्रा पर्व मनाएगा। ठीक है, निशा यात्रा जैसे ही खत्म हुई, सुबह क्या होगा, कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंवारी। ठीक है, यहाँ पर 9 कन्याओं को क्या किया जाता है, भोजन कराया जाता है। जैसे ये भोजन समाप्त हुआ, ये मान लिया जाएगा कि माता का पेट भर गया अब, है ना। तो एक ये जिया डेरा में ही हो रहा है ना ये सब कार्यक्रम। अभी निशा यात्रा बस कहाँ पर हुआ है, दंतेश्वरी माता के मंदिर में। बाकी कन्या भोज कहाँ पर हो रहा है, जिया डेरा में, जहाँ मौली माता ठहरी हुई है, उन्हीं का तो स्वागत कर रहे हैं ना ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो हम जोगी उठाई की रस्म करेंगे। जो जोगी बैठाए थे, माता अब खाना खा ली, तृप्त हो गई, तो अब जोगी को भी उठाना पड़ेगा कि भाई उठ जा, पहुंच गई है माता, है ना। तो उसको ससम्मान भेंट स्वरूप कुछ पैसे दिए जाएंगे, मूल्य दिए जाएंगे, आभूषण दिए जाएंगे, है ना, सम्मान दिया जाएगा और उसको भोजन करा के प्रसाद दे के विदा किया जाएगा। ठीक है, जोगी उठ गया। जोगी उठने के बाद क्या होगा, तो अब जो माता जिया डेरा में ठहरी थी, इनको कहाँ लाया जाएगा, कुटरू बाड़ा, मतलब जो राजमहल है वहां पर अब इनका स्वागत होगा। किससे मिलने के लिए, दंतेश्वरी माता से मिलने के लिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माउली परघाव, जिसमें क्या होता है कि जो राजा है वो डोली उठा के खुद जिया डेरा से कहाँ तक आएगा, कुटरू बाड़ा तक आता है, माड़िया जनजाति के लोगों के साथ। ठीक है, यहां तक बात समझ आई क्या। हाँ, अब मौली माता कहाँ आ गई, दंतेश्वरी मंदिर आ गई है। कौन, मौली माता। ठीक है, जो पहला रथ था 4 पहियों वाला, उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। अब जो नेक्स्ट अपना रिचुअल होगा, इसको बोला जाता है भीतर रैनी। क्या कहलाता है, भीतर रैनी, भीतर रैनी त्योहार। ये कब होगा,
तो ये 10वें दिन होगा। 9 दिन का रस्म अब क्या हो गया, खत्म। 10वें दिन दशहरा शुरू होने वाला है। दशहरा के दिन जो सुबह रस्म की जाती है उसको क्या बोला जाता है, भीतर रैनी। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें अब 8 चक्कों के रथ को बाहर निकाला जाएगा, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है, विजय रथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8 चक्कों का रथ बाहर आया भीतर रहने के दिन, दशहरा का दिन है, सुबह सुबह रिचुअल हो रहा है, अपन विजय रथ को बाहर लेके आ गए। अब क्या करेंगे, जैसे विजय रथ बाहर आएगा तो दंतेश्वरी माता की मूर्ति, मतलब एक्चुअल मूर्ति नहीं, उनकी प्रतीकात्मक मूर्ति को छत्र के साथ, छत्र समझते हैं क्या होता है, जो ऊपर झालर लगा होता है उसको छत्र कहा जाता है। ठीक है, उस छत्र के साथ जो उनके पुजारी हैं वो कहाँ पर विराजमान करेंगे, रथ में, 8 चक्कों के रथ में उनको बिठाया जाता है। ठीक है, और जो किले पाल के माड़िया हैं अब इस रथ को क्या करेंगे, खींचना चालू करेंगे। ठीक है, अब इस रथ का भ्रमण कराया जाता है पूरे जगदलपुर में। पूरे जगदलपुर में मतलब ये पाथ छोटा होगा क्योंकि ये कब हो जाना है, 3 से 4 घंटे में खत्म करना है। वो घूमा था पूरे शहर में 4 चक्कों वाला रथ, हर एक एक कोंटे कांटे सब में गया, इसलिए उसको कितना दिन लगा, 7 दिन। और ये एक ही दिन में पूरा होने वाला है, वो भी 4 से 5 घंटे में, क्योंकि सुबह निकल रहे हैं अपन, निकलते 11-12 बज जाता है और फिर रात को ये वापस भी आना है। ठीक है, तो 8 चक्कों का रथ एक दिन में या यात्रा करता है, केवल एक दिन की। कौन से दिन, 10वें दिन। इसीलिए इसका महत्व है, क्योंकि इस दिन कौन घूम रहा है, खुद दंतेश्वरी माता घूम रही हैं। ठीक आ रहा है समझ में। 8 चक्कों का रथ निकाले हैं 10वीं के दिन, जिसमें दंतेश्वरी माता को बैठाए हैं छत्र के साथ, इनके सेवक साथ में हैं, और ये रथ घूम के वापस चौक में आएगा। कहां पर, सिरहेसार चौक में। ठीक है, अब सब अपने अपने घर चले जाएंगे, मतलब सबका मतलब जो राज परिवार के लोग हैं और जो पुजारी लोग रहेंगे माता के साथ, बाकी जो राज परिवार के लोग हैं वो कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या होगा, जो जनता रहती है, अब इसमें स्पेसिफाइड जनता नहीं है, जो भी जनता है जो वहाँ पर रात को रुकती है, वो इस रथ को चोरी करने का रस्म है। ठीक है, और इस रथ को चोरी करके कहाँ ले जाएगा, कुम्हड़ा कोट, कुम्हड़ा कोट के जंगल में। ठीक है, जनता द्वारा ये रस्म निभाई जाती है, रथ चोरी की रस्म। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 8 जो चक्कों का रथ है इसी को क्या कर ले रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं। कौन, जो आम जनता है वो। याद आया, समझ आया, हाँ कहीं को नहीं, इसमें नहीं बैठा। मौली माता वहीं रहेंगी, मंदिर में उनको लेके आ गए ना, दंतेश्वरी माता मंदिर में, वहां रहेंगे। ठीक है, ये मेनली रथ किसके लिए घूमेगा, दंतेश्वरी माता को लेकर घूमेगा। ठीक है, और शाम को जब ये वापस लाके खड़ा करेंगे तो रात के समय इसकी चोरी होगी, और फिक्स रहता है कि कहाँ जाएगा ये, कुम्हड़ा कोट, कुम्हड़ा है ना, कुम्हड़ा कोट के जंगल में इसको रखा जाता है। ठीक है, कुम्हड़ा कोट के जंगल में इसको रख दिया जाएगा। इसी दिन जो भतरा जनजाति के नवयुवक हैं, कौन सी जनजाति, भतरा जनजाति, जब ये यात्रा चल रही होगी तो एक नृत्य करते हैं, जिसको एक वेशभूषा धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। जो वेशभूषा है उसे कहा जाता है धनुष कोंडिया, धनुष कोंडिया। ठीक है, कौन सी वेशभूषा धारण करते हैं, धनुष कोंडिया। कौन धारण कर रहा है, भतरा जनजाति के नवयुवक, और डांस कर रहे हैं। समझ आया। हाँ ठीक है, भतरा जनजाति के नवयुवक जो है वो धनुष कोंडिया वस्त्र पहनकर डांस करते हैं। नाम पूछ चुका है कि कौन सा वस्त्र है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, धनुष कोंडिया वस्त्र पहन के क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस करते करते रथ
गायब। कहाँ पहुंच गया? कुम्हाड़ कोट। ठीक है, कुम्हड़ा कोट, कुम्हड़ा कोट पहुंच गया। अगली जो ये है भीतर रैनी। अब इसी में अगली रस्म करेंगे बाहर रैनी या बाहिर रैनी। ठीक है, क्या करेंगे? बाहिर रैनी, बाहिर रैनी, हीर है ना, बाहिर, बाहिर रैनी। ठीक है, बाहिर रैनी की रस्म। इसमें क्या होगा? तो सुबह राजा को बताया जाएगा कि रथ क्या हो गया है? चोरी हो गया है। सुबह राजा निकलेगा और कहाँ जाएगा? कुम्हड़ा कोट के जंगलों में जाएगा और वहाँ रथ की खोज करता है। सब कुछ फिक्स होता है, पर जैसे नाटक करते हैं ना वैसे करना पड़ता है ना। तो कुम्हड़ा कोट के जंगल में जाएगा राजा, रथ ढूंढेगा। जब रथ मिल जाएगा तो वहीं पर देवी को अन्न का भोग लगाया जाता है। दंतेश्वरी देवी को अन्न का भोग लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही अन्न का भोग लगेगा तो उसी अन्न से नवाखाई की रस्म मनाई जाएगी। नवाखाई जो त्योहार है ना बस्तर में, किस दिन होता है? 11वें दिन। 11वां दिन लग गया ना, तो 11वें दिन एकादशी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है, नवाखाई। मैं बोला ना कि नवाखाई हर जनजाति अलग अलग समय में मनाती है, बताया था क्या? तो ये लोग कब मना रहे हैं? एकादशी के दिन। ठीक है, एकादशी के दिन नवाखाई का त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये कुम्हाड़ कोट से कुम्हड़ा कोट से ये रथ कहाँ आएगा वापस? राजमहल। राजमहल के सिंह द्वार से इसका प्रवेश कराया जाता है। कौन से द्वार से? सिंह द्वार। ठीक है, बाहिर रहने की रस्म में ये सब चीज आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? वापस रथ कहाँ आ गया? अब राजमहल में आ गया। सब कुछ सेट है, अब सबको वापस भेजेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले वापस चलते हैं काछीन देवी के पास। ठीक है, उनको वापस भेजना पड़ेगा, वो भी तो हैं, है ना। तो उनके लिए एक रस्म की जाएगी जिसका नाम है काछीन यात्रा। काछीन यात्रा। काछीन यात्रा। ठीक है, काछीन यात्रा। इसमें क्या होगा? तो इसमें देवी को भेंट दिया जाएगा। जो लड़की बनाए थे ना अपन, कन्या बनाए थे, उनको भेंट दिया जाएगा और उनको उनके ऊपर से देवी को उतारा जाएगा और देवी को उतार के विदा किया जाएगा। ठीक है, ये रस्म क्या कहलाती है? काछीन यात्रा। कब होगी? द्वादशी को। एकादशी खत्म हो गई, एकादशी में क्या हुआ? हम दंतेश्वरी माता को वापस लेके आए और वहाँ पर सिंह द्वार से उनका प्रवेश किए, पूजा पाठ किए और उनको मंदिर में वापस स्थापित कर दिए। ठीक है, अब सभी देवी देवताओं को वापस भेजना है। तो शुरुआत किससे करेंगे? काछीन देवी से, क्योंकि यहीं से शुरू किए थे, तो इन्हीं को पहले वापस भेजेंगे। तो ये रस्म क्या कहलाती है? काछीन यात्रा कहलाती है। ठीक है, काछीन यात्रा। इसके बाद अब जो लोग आए थे उनकी समस्या सुनी जाएगी। जितने भी लोग इस मेले में भाग लेने के लिए आए थे ना, उनकी समस्या सुनी जाएगी। इसी को बोलते हैं मुड़िया दरबार। क्या बोलते हैं? मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाएगा। मुड़िया दरबार। ठीक है, पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन कब किया गया था? यदि ऐसा पूछा जाए तो आप बताएंगे 8 मार्च 1875। 8 मार्च 1875। 75 नहीं, 76 है शायद। एक बार कंफर्म कर लेना, जहाँ तक याद आ रहा है 76 है। 76 होगा, हाँ। 8 मार्च 1876। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि मुड़िया दरबार का आयोजन पहली बार क्यों किया गया था। ठीक है, उसका संबंध तो इससे है, लेकिन वो उसका कारण अलग था। उस मुड़िया दरबार के आयोजन का कारण अलग था।
ठीक है, तब से एक मान्यता बन गई कि जब भी ये खत्म होगा बस्तर दशहरा, उसके बाद किसका आयोजन होगा। इसका एक्चुअल में इस दशहरा से कोई लेना देना नहीं था। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो आपको समझ आएगा कि वो एक्चुअल में अंग्रेजों के विरोध में लाया गया था, कि अंग्रेज का जो आगमन हो रहा था बस्तर में, उससे वहाँ की जनजाति नाराज थी। ठीक है, तो उन्हीं की बात सुनने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया था। ठीक है, बाद में इसको किससे जोड़ दिया गया, बस्तर दशहरा से जोड़ दिया गया। और द्वादशी को हर साल क्या किया जाता है, बस्तर दशहरा के बाद मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुड़िया और अन्य सभी जनजाति, स्पेशली मुड़िया नाम दिया गया है, लेकिन इसमें सभी जो बस्तर की जितनी भी जनजातियां हैं वो भाग लेती हैं। और राजा के साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पहले केवल राजा सुनता था, ठीक है, जब राजतंत्र था, अब साथ में कौन बैठा रहता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे सभी चीज़ों को बुलाया जाता है। वहाँ के स्थानीय विधायक जितने भी होंगे, जितने वहाँ के स्थानीय मंत्री होंगे, उन सबको बुलाया जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वहाँ बैठकर जनता की समस्या को सुनते हैं कि क्या क्या समस्या है, और उसका कई बार त्वरित समाधान दिया जाता है, इंस्टेंटली उनको सॉल्व कर दिया जाता है, और कई बार उनको आश्वासन देकर उसके आगे की प्रक्रिया बता दी जाती है कि इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, आप आके ऑफिस में मिल लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कोई समस्या हो तो ऑफिस में आके मिल लीजिए, तो वैसे ही मंत्री लोग आश्वासन देते हैं, राजा उनको आश्वासन देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, बाद में आके मुझसे मिल सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मुड़िया दरबार कहलाता है। इसके बाद अंतिम जो रस्म है वो है कुटुंब यात्रा। क्या कहलाती है, कुटुंब यात्रा। अंतिम रस्म है ये बस्तर दशहरा की, कुटुंब यात्रा। इसी को बोला जाता है गंगा मूड़ा यात्रा। कुटुंब यात्रा को ही क्या कहा जाता है, गंगा मूड़ा यात्रा। गंगा मूड़ा यात्रा लिख देता हूं, गंगा मूड़ा यात्रा, या इसी को कहा जाता है ओहाड़ी। क्या, ओहाड़ी। तीनों एक ही रस्म है। ठीक है, कुटुंब यात्रा, गंगा मूड़ा यात्रा या ओहाड़ी। इसमें क्या किया जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा, दंतेश्वरी माता को भेज दिए, मौली माता को घर भेज दिए, है ना, और किसको भेज दिए, काछीन माता को घर भेज दिए। अब जितने भी स्थानीय देवी देवताओं को बुलाया गया रहता है, उन सबको भी भेंट चढ़ाई जाती है, मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है, और उनसे निवेदन किया जाता है कि अब आप अपने अपने घर वापस जाएं, हमारा कार्यक्रम अच्छे से सफल हो गया है, आप सभी का धन्यवाद। इस प्रकार से धन्यवाद आप अर्पित करते हुए उन सभी को अपने अपने घर वापस भेजा जाता है, सभी देवियों देवताओं। मतलब एक मान्यता है कि सभी देवी देवता होंगे आसपास, तो एक मंदिर में बैठ गए दंतेश्वरी माता के, और वहाँ जाकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी देवी और देवताएं हैं कृपया अपने अपने स्थान में वापस जाएं, और उनको कुछ कुछ भेंट जो भी चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा दिए, कपड़ा चढ़ा दिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये रस्म क्या कहलाती है, कुटुंब यात्रा। ये कब होगी, तो ये अगले दिन, मतलब त्रयोदशी के दिन होगी। तो इस प्रकार से टोटल 75 दिन हो गया। हाँ, दशहरा खत्म। ठीक है, हाँ, वो आ तो पहले से गए हैं, निवेदन इस दिन किया जाता है कि सब जहाँ जहाँ से आए हैं वो अपने अपने घर, क्योंकि मौली दंतेश्वरी माता का तो घर ही वही है, तो वो तो कहीं जाएंगी नहीं, है ना, मौली माता जाएंगी और बाकी जो उनके साथ लोग आए हैं वो जाएंगे। तो वो कहीं लेके नहीं जाया जाता उनको, पर ऐसा निवेदन किया जाता है कि आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ वापस चले जाएं। समझ आया, बस्तर यात्रा अच्छा लगा घूमे तो। कई लोग बोलेंगे हमको तो समझ ही नहीं आया क्या क्या बताए। हाँ, नहीं आया ना, अच्छा आया। रखा रहता है वो वहीं पे, आप कभी भी जाओगे तो मिल जाएगा, वो टूट जाता है बाद में, उसको तोड़ा नहीं जाता। हाँ, अपने आप वो धीरे धीरे टूट जाता है। आप कभी भी जाओगे ना, जैसे अभी बस्तर दशहरा हो रहा होगा, अभी हो रहा होगा, रथ बन रहा होगा,
तो इस साल का जो रथ है अगले साल, देखो जगह तो फिक्स होती है, वो चौक में आपको दिख जाएगा, हर साल का रथ चौक में रखा रहता है। जो चौक वाला रथ है उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसके जगह नया रथ आ जाता है। ऐसे उसको तोड़ा ओड़ा नहीं जाता, ठीक है। आप कभी भी जाओगे तो साल भर वो रथ वहीं पे खड़े मिल जाएगा आपको। काछीन देवी की जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर काछीन देवी नहीं मिलेगी, लेकिन जो कांटा रहता है वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो खुला नहीं रहता, सबको घुसने भी नहीं देते, समय समय पे उसको खोला जाता है। वैसे ही सिरासार जो भवन है वो आपको देखने मिल जाएगा। आप कभी भी जगदलपुर जाओ तो आप बिल्कुल देख सकते हो। जैसे दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है, जगन्नाथ का जो मंदिर है, वो आपको बिल्कुल राज दरबार के अंदर यहाँ तक जाने दिया जाता है, इसके आगे नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, क्योंकि वो रेसिडेंशियल एरिया है, तो आगे भवन चालू हो जाते हैं राजा के, तो वहाँ नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। लेकिन आप मंदिर तक घुस सकते हो, आपको कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो एक आध बार कभी जाने का मौका मिले तो जगदलपुर ज़रूर जाओ, वहाँ पे आपको दलपत सागर देखने को मिल जाएगा। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दलपत सागर के बारे में, वो आपको देखने को मिल जाएगा, मंदिर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है, काचिन गादी जहाँ पर होता है वो जगह देखने को मिल जाएगी, सिरेसार देखने को मिल जाएगा, रथ देखने को मिल जाएगा, दोनों रथ देखने को मिल जाएगा, 4 पहिया वाला और 8 पहिया वाला, दोनों देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। एनी टाइम देखने को मिल जाएगा, सजा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में तो सजावट हटा दी जाती है, तो सजा हुआ नहीं मिलेगा, पर हाँ देखने मिल जाएगा कि कैसा दिखता होगा, ठीक है। बाद में जब रिचुअल होते हैं तब उसको सजाया जाता है, तो वैसा समझ आया। ये था आपका बस्तर दशहरा, लिख पाओगे? जितना बताया हूँ ये 175 शब्द से ज़्यादा है, तो यदि आपको मैक्सिमम नंबर में भी पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ये यदि मेंस के पैटर्न में लिख के रखना है तो 3 तरीके से लिख के रखना पड़ेगा। एक तो मैक्सिमम नंबर के लिए 175, दूसरा 125 और तीसरा 100, ठीक है। 100 के नीचे यदि जाता है तो ये पूरी बस्तर दशहरा की कहानी आपसे नहीं पूछेगा। 60 या 30 शब्द में ये किसी एक रिचुअल को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीतर रहनी क्या होता है, बाहर रहनी क्या होता है, रथ यात्रा या रथ परिक्रमा के बारे में बताइए, पाठ यात्रा के बारे में बताइए, डोरी गड़े के बारे में बताइए। 30 से 60 शब्द के क्वेश्चन, बात समझ आ रहा है? लिखने की कला आपके ऊपर है, आपको केवल अपने दिमाग से ही ये कर सकते हो कि कोई चीज़ 60 में कैसे जाएगी, कोई चीज़ 30 में कैसे जाएगी, क्योंकि 30 शब्द के लिए भी आपके पास उतने ही फैक्ट हैं, 60 शब्द के लिए भी आपके पास उतने ही फैक्ट हैं। अब आप उसको बढ़ा कैसे सकते हो, ये आपका दिमाग, कि पहले कभी भी ऐसी स्थिति बने कि शब्द आपके पास ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर शब्द ज़्यादा है वहाँ तो परेशानी ही नहीं है, जहाँ पर शब्द कम है वहाँ पर सीधा सा फंडा कि आप पहले वो चीज़ बताइए जो एक्चुअल में होती है, ठीक है। कोई भी पूजा, जैसे कि पाठ यात्रा की बात कर रहा हूँ, पाठ यात्रा में 3-4 फैक्ट तो मेरे को पता है जो कि 30 शब्द में मैं आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। कि ठुरुल खोटला आएगा, सरगी की लकड़ी आएगी, बिलोरी ग्राम के लोग आएंगे, पूजा करेंगे, दंतेश्वरी माता के मंदिर में करेंगे, बलि दी जाएगी, ये सब तो 30 शब्द में आसानी से लिख दिया। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा करना है, 60 बनाना है, तो अब पूजा की रस्म को ही थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए कि दंतेश्वरी माता में नारियल चढ़ाया जाता है, हवन किया जाता है, पूजा की जाती है। अब ये लिखा नहीं है कहीं पे, पर क्योंकि 60 में पूछ लिया है तो गलती पूछने वाले की है, इतना फैक्ट ही नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा। तो भाई जो पूजा हो रही है उसी को थोड़ा और बता दूंगा कि पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, वो जानता नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, पूजा कौन करेगा, पुजारी ही करेगा, पर अब मैं उसको लिख के बता दूंगा कि पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, बकरी को भी चढ़ाया जाता है, ऐसा। तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, 60 शब्द में बदल जाएगी। बस शर्त क्या है कि आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, जो आप सेंटेंस बनाओगे वो एक दूसरे से सिंक होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। बात समझ आया? इतना ही खेल है प्री और मेंस का। जो आप प्री में पढ़ रहे हो वही सब कुछ है, मेंस में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को छोड़ के जो अलग से जुड़ेंगे, सोशियोलॉजी, पबेड, ये सब जो जुड़ेगा वो उसको यदि छोड़ दूँ तो मेंस एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में भी वही अनुच्छेद पूछेगा वो कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या लिखा गया, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या लिखा गया, शिक्षा के अधिकार को समझाइए, स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। यहाँ पर भी आप वही पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं होगा वहाँ पर, जो यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ वो लिखोगे, ठीक है। अगला देखें,
समझ आया ये? इसी माह में अगला त्यौहार कौन सा मनाया जाएगा? हरेली। हरेली बता दिया था क्या? क्या बताया था? फटाक से बताओ, जल्दी से याद दिलाओ। प्राची मैडम बताइए, हरेली कैसे मनाते हैं? लोई। सुहारी। ठीक है, ये सब होता है। इस दिन एक और काम किया जाता है, सवनाही बनाई जाती है, चित्रकारी है। दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? सवनाही। सवनाही का काम क्या है? ये दीवार पे बनाई जाती है। जैसे ये आपकी दीवार है, ठीक है, अब इसमें गोबर से या लाल कलर के रंग से आप ऐसे लाइन बनाओगे और बीच बीच में ऐसे पुतले का आकार बनाते जाओगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखती है, और भी बहुत सारे डिज़ाइन डाले जाते हैं। यही क्या कहलाती है? सवनाही कहलाती है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? ये अपने घर को बांधना कहलाता है ये, ठीक है। बुरी आत्माओं का या बुरे विचारों का प्रवेश ना हो, इसलिए हम सवनाही के द्वारा अपने घर को बांधते हैं, ठीक है। तो सवनाही भी एक प्रमुख रस्म है हरेली त्यौहार की। जो गांव में रहता होगा वो ये देखा होगा। आप गांव में जाओगे तो कई घर में आपको बना मिल जाएगा। अब तो जनरली सीमेंट के घर होने लग गए हैं तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। जिनके मिट्टी के घर होते हैं वो आज भी ये करते हैं। गोबर से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, या फिर कलर से बनाया जाता है। जिसके पास जैसी सुविधा होती है वो उस प्रकार से इस सवनाही को बनाता है। समझ आया? हरेली में ही ऐड कर लेना। सवनाही चित्रकारी कौन से त्यौहार में की जाती है? हरेली त्यौहार में की जाती है, ठीक है, याद रहेगा सवनाही। आगे देखें, अगला जो त्यौहार मनाएंगे वो है अमूस तिहार। कोई मनाता है? हाँ, अमूस तिहार कोई मनाता है क्या? अमूस तिहार नहीं जानते? जैसे आप हरेली मना रहे थे, सेम इसी प्रकार से हल्बा और भतरा जनजाति के जो लोग हैं वो क्या मनाते हैं? अमूस त्योहार मनाते हैं। और अब हल्बा और भतरा पाए कहाँ पर जाएंगे? बस्तर में। तो ये त्यौहार कहाँ का है? बस्तर का त्यौहार है, ठीक है। बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। किसके द्वारा मनाया जाता है? हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। सावन चल रहा है ना भाई, सावन से ही हम आगे बढ़ गए थे, थोड़ा कुंवार तक पहुंच गए थे, क्योंकि बस्तर दशहरा मनाना था। लेकिन वापस सावन ही तो चल रहा है अभी। सावन के पूरे त्यौहार खत्म नहीं हुए। पहला त्यौहार हरेली, हरेली के बाद बस्तर दशहरा। देखिए, बस्तर दशहरा के बाद ये तीसरा त्यौहार है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अमूस तिहार। ये भी कब होगा? अमावस्या के दिन होगा। जिस दिन हरेली हो रही है उसी दिन अमूस तिहार मनाया जाएगा बस्तर में, हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा, ठीक है। इसमें मुख्य किरदार किसका होगा? चरवाहे का। धोरई कहलाता है ये, चरवाहा, धोराई, ठीक है। ये कौन है? चरवाहा, मतलब राउत जाति का, ठीक है। राउत जाति का जो आदमी है उसको क्या कहा जाता है? धोरई कहा जाता है। जैसे आप राउत बोलते हो ना, वो लोग क्या बोलते हैं? इसी को धोरई कहते हैं, ठीक है। अब ये धोरई क्या करेगा इस दिन? तो वो अमूस तिहार के दिन सुबह से चले जाएगा जंगल, वहां पर जाके वो पूजा करेगा। किसकी? जितनी भी औषधि पौधे होंगे, ठीक है, हर्ब्स जितने होंगे उनकी पूजा करता है, उनको हवन करता है, और वहां से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ करके लेके आता है। स्पेशली 2 प्रकार की जड़ी बूटियां रहती है। एक का नाम है रसना, ठीक है, और दूसरे का नाम आपने सुना होगा
शतावरी, सुना है? ये दो प्रकार की जड़ी बूटियां वो वहां से लेकर आता है, रसना और शतावरी। ठीक है, कौन लेके आएगा? धोरई, जो कि राउत को कहा जाता है बस्तर के क्षेत्र में। ये जाएगा जंगल में, पूजा पाठ करता है, इन जड़ी बूटियों की हवन करता है उनके सामने, और फिर ये दो प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर आता है। दो एक्चुअल में बहुत सारी लेके आता है, पर हमारे मेंशन करने के लिए ये दो है, रसना और शतावरी। ठीक है, इस प्रकार से जड़ी बूटियां लेके आएगा और इस जड़ी बूटियों से आके औषधि तैयार करता है अपने घर में, और इसे अपने सभी किसान परिवारों को बांटता है। जिनके जिनके यहाँ भी ये चराता होगा गाय, उनके यहाँ क्या करता है? इसको बांटता है। और वो बांट के क्या बोलेगा कि इसको किसको खिला दो भैया? अपने अपने पशु को खिला दो। ठीक है, जैसे हम क्या खिला रहे थे हरेली के दिन? लोई खिला रहे थे आटे की नमक मिला के और उसमें औषधि डाल के, वैसे ही बस्तर में ये धोरई धोरई जाति के द्वारा ये काम किया जाता है, जो कि क्या करते हैं? औषधि बना के अपने सभी किसान परिवारों को देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो अपने पशुओं को ये औषधि खिलाएं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? दो चीज उद्देश्य है। एक तो औषधि परंपरा को जीवित रखना, ठीक है, और दूसरा अपने पशुधन की रक्षा करना। इस त्योहार मनाने का उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हैं। पहला पशुधन की रक्षा और दूसरा औषधि परंपरा को महत्व देना या बढ़ावा देना। समझ आया? अमूस त्योहार नहीं समझ आया? आ गया ना? है बहुत इजी। यदि याद आ गया मेरे को, हलवा और भतरा मनाने वाले हैं, अमावस्या के दिन मनाने वाले हैं, सावन की अमावस्या है। होगा क्या? तो पशुधन को बचाना है और औषधि परंपरा को बचाना है। तो इसके लिए कौन जाएगा? तो धोरई जनजाति, सॉरी जाति बोल जनजाति बोल रहा हूँ, जाति होगा। धोरई जाति का जो चरवाहा है वो क्या करेगा? जंगल में जाके औषधियों की पूजा करेगा और वहाँ से जो जड़ी बूटियाँ लेके आएगा उनसे औषधि बनाकर अपने किसान परिवारों को, जो किसान परिवार कौन से होंगे? हलवा और भतरा, क्योंकि वही मना रहे हैं। और मैं बताया हूँ आपको, हलवा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? कृषि। तो उनके लिए पशुधन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो इसलिए उनके पशुधन की रक्षा और औषधि को महत्व देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है बस्तर अंचल में। याद रहेगा। ये क्या हो गया? अमूस त्योहार। इसके बाद क्या पढ़े थे? नाग पंचमी और रक्षाबंधन। दो और त्योहार मनाते हैं और वो दोनों ही आपको पता है, तो उसको अलग से मैं नहीं बताने वाला हूँ। नाग पंचमी में क्या होगा? नाग की पूजा की जाएगी, दूध का भोग लगाया जाएगा। तो वो पूछेगा भी नहीं। बस ये याद रखना कि पंचमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है सावन की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाग पंचमी। और पूर्णिमा को मनाएंगे रक्षा बंधन। अब उसके बारे में भी बताऊं कि सब मनाते हो? ठीक है, रक्षाबंधन के बारे में पूछेगा भी नहीं। बस ये पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? पूर्णिमा को मनाया जाता है सावन की। ठीक है, पंचमी को नाग पंचमी, मतलब शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी, और फिर पूर्णिमा को रक्षाबंधन। ठीक है, तो ये आपका सावन कंप्लीट हो गया। कल से हम पढ़ेंगे भादो महीना और भोजली से त्यौहार की शुरुआत होगी। ठीक है, समझ आ रहे हैं त्यौहार? याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आधे लोग तो चुप हो जाते हैं। अब आप गैस कर लो कि मेरे को याद नहीं हुआ कि हुआ। हाँ या नहीं बोला करोगे तब तो पता चलेगा मेरे को कि हाँ याद हो रहा है, समझ भी आ रहा है। हाँ हो रहा है। हाँ तो ऐसे यस सर, नहीं सर, ऐसे कुछ तो बोलो, तब तो समझ में आएगा कि हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो यही अभी जो जनजाति पढ़ रहे हैं ना, यहाँ ये है बहुत आसान। इसमें समय बहुत लगता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहीं गांव का नाम याद करना है, कहीं जनजाति का नाम याद करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। पर एक बार याद हो गया ना तो ये नंबर गेनिंग फील्ड है। यहाँ से सिर्फ आपको नंबर मिलेंगे एक बार तैयार करने के बाद। ये डायनेमिक फील्ड नहीं है, बदलेगा नहीं कुछ। ठीक है, जिस तरीके से आज मनाते हैं 4 साल बाद भी त्यौहार ऐसे ही मनाया जा रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो इसमें कुछ नया ऐड नहीं होने वाला है त्यौहार में। तो यदि आप एक बार तैयार कर लिए तो आपके सभी एग्जाम के लिए ये पोर्शन तैयार हो गया एक बार में। जबकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी नहीं बदलेगा। ज्योग्राफी हर बार बदलने वाला है,
हर बार आपको नया डेटा मिलेगा, नया फैक्ट मिलेगा, नई जगह पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि इन हिस्ट्री और कल्चर वाले पोर्शन में आप मेहनत कर लो। आप एक बार तैयार कर लिए मतलब जितने भी एग्ज़ाम दोगे वो सब आपके एक ही बार में तैयार हो जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, शुरू में थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि दिमाग कंफ्यूज होता है कि इसमें पढ़ा था कि इसमें ये वाला था कि ये वाला, ये जनजाति थी कि वो जनजाति, पर एक बार पढ़ लिए और थोड़ा सा अलग अलग करके याद हो गया, फिर परेशानी नहीं है। ठीक है, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है ये त्यौहार कब मनाया जाता है, इसमें कौन सी जनजाति शामिल होती है, ये कौन से गांव में मनाया जाता है, टू द पॉइंट, और दिमाग क्लिक कर जाता है यदि आपने एक भी बार सुना है या पढ़ा है तो। तभी समझ नहीं आएगा जब आप पढ़े ही नहीं हो या एक ही प्रकार की कई चीज़ें पढ़ ली हो, तभी दिमाग कंफ्यूज होता है। नहीं तो जनरली यदि आपसे पूछा जाए ना कि हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है, भोजली त्यौहार कब मनाया जाता है, और आपको ऑप्शन दे दूं तो आप आसानी से गैस कर पाओगे। बात समझ आ रहा है? तो प्री में तो बहुत आसान है इसको कर पाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद भी नहीं कर रहे हैं हम तो। प्री मेंस इंटीग्रेटेड जैसा देखते चल रहे हैं इसलिए कि आपको मेरे को ये भी सिखाते चलना है कि भाई मेंस में कैसा होता है, ताकि आप बाद में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े आपको। बात समझ आ रही है? इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अंदर तक बता दे रहा हूँ चीज़ों को, और ढूंढ ढूंढ के बता दे रहा हूँ। नहीं तो जनरली क्या होता, टू द पॉइंट पढ़ाता तो दो दो लाइन में एक एक त्यौहार खत्म हो जाता, दो लाइन में, और अभी तक हो सकता है कि त्यौहार पूरा पढ़ लिए होते हम। सच्चाई है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको मेंस तक के समय मिल जाए, काम आ जाए ये चीज़ें। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करो, इसको अच्छे से घर जाके रिवाइज बस कर लो। आधे घंटे भी पढ़ लोगे ना त्यौहार जाके तो आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं है ये, पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। किसी को ऐसा जो नहीं याद हो रहा होगा, कोई ऐसा शख्स जिसको याद नहीं हो रहा है? ये त्यौहार तो मनाते होगे, बस बस्तर दशहरा नहीं मनाते होगे। हाँ, तो बस्तर दशहरा भी तो सीक्वेंस में है। एक बार आप चालू, बस 2 ही दिन तो आपको अलग रखने हैं, पाठ यात्रा और डोरी गड़ई, जो एक आपको सावन में मना लेना है, एक भादों में मना लेना है। उसके बाद तो नवरात्रि के 9 दिन जो आप पूजा करते हो वही पूजा है, उसमें भी द्वादश द्वितीय से सप्तमी तक तो एक ही त्यौहार मना रहे हो, रथ परिक्रमा, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे ही वो वापस आने वाली रहेगी तब बहुत सारे रिचुअल एक साथ चालू हो रहे हैं। ठीक है, वो भी एक बार यदि आप सीक्वेंस में याद कर लिए कि आएगा, उसमें भी लॉजिक है ना। अब आ रही है तो परघाओगे ही ना, तो मावली परघाव, मावली परघाव के पहले दंतेश्वरी माता को भेजना है तो बेल पूजा कर लिए, अनुमति ले लिए, वो भी सीक्वेंस में है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले भीतर रहनी या बाहर रहनी याद आया बाद में भीतर रहनी, पहले आप लेके आओगे तब तो बाहर लेके जाओगे। तो सब चीज़ सीक्वेंस में है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। परेशान होके नहीं पढ़ना है कि अरे बाप रे कैसे पढ़ूंगा, क्या होगा, क्या कब होगा, याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये सोचोगे तो दिमाग कंफ्यूज होगा। सिंपल सा दिमाग कूल होके आराम से बैठोगे, लॉजिक लगाओगे कि इसके बाद कौन सी रस्म होनी चाहिए, तो खुद ही ध्यान आ जाएगी कि हाँ ये वाली होनी चाहिए भाई, लॉजिक कहता है कि इसके बाद ये होना चाहिए, ध्यान आ जाएगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, पर हाँ ऐसा भी नहीं कि सरल भी नहीं है, मैं भी मानता हूँ, है ना। बीच की बात है, कौन कितना मेहनत करेगा वो डिसाइड करेगा कि ये टफ था कि सरल था। ठीक है, जो जैसी मेहनत कर पाएगा उसको वैसा लगने लग जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए टफ है कि ईजी है। जो मेहनत करेगा उसके लिए ईजी हो जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए तो बर्डन बढ़ते ही जा रहा है। कौन बताएगा मेरे को पूरे तहसील का नाम? अच्छा, एक डिवीज़न के तहसील का नाम बता दो मेरे को, कौन बताएगा? पूरा तहसील? हाँ चलो बताओ फटाफट, लेकिन ना समय नहीं। वेरी गुड, आगे। हाँ। हम्म, पोड़ी बचरा। हम्म। 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 और लटोरी बिहारपुर, भटगांव। हम्म। 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 राज। हम्म। आगे। हम्म। कुश्मी।
हम्म, हम्म, गलत हो गया। हाँ, चल मिली, एक छूट गया राजपुर। ठीक है, राजपुर आप सूरजपुर में ले गए थे। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। लुंड्रा बतौली और मैनपाट दरीमा। ठीक है। जसपुर। हम्म। 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 वेरी गुड। ठीक है, ये पूरे हैं। ऐसे याद होना चाहिए, सभी डिवीज़न याद होना चाहिए, तब तो काम का है। क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी पढ़ना बचा है, तो ज्योग्राफी जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक ये भूलना नहीं है। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी बची हुई है अभी और ज्योग्राफी पढ़ना है। समझ आ रहा है? तो तहसील नहीं भूलना है अभी। तहसील भूल गए तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जो जनजाति पढ़ाया हूँ, भूलना नहीं कि अबूझ माड़िया कहाँ बताया था, माड़िया कहाँ बताया था, दोरला कहाँ बताया था, गदबा कहाँ बताया था। इसको रिकॉल करते रहो जब तक कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आधे घंटे रिकॉल, आधा घंटा नया। ठीक है, इतना काफ़ी है यदि आपने क्लास में ध्यान दिया है तो। बात समझ आ रही है? क्लास में बिल्कुल ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो कि क्या बोल रहा हूँ, ताकि वो यहीं पर याद हो जाए। आपको घर का वेट ना करना पड़े कि घर जाऊँगा फिर से नोट्स देखूँगा, नोट्स बनाऊँगा तब याद होगा। वो ठीक है, आप करना चाहते हो अलग बात है, पर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, याद करने में, नोट्स बनाने में लगेगा भाई, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो। बात समझ आ रही है? और पुरानी चीज़ें रिकॉल करने के लिए हर दिन समय निकालो ही निकालो। ठीक, अगली क्लास में मिलेंगे तो यहीं से भादो माह चालू करेंगे, भोजली त्यौहार समझेंगे क्या होता है और फिर आगे